हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट पॉलिटी का घटना चक्र। और ये जो है पॉलिटी का घटना चक्र है स्टूडेंट, ये जो है 2026 का एडिशन है। और इसमें जो है 1990 से लेकर के जनवरी 2026 तक का जो है इसमें प्रश्न पत्र दिया हुआ है। और इसमें जो है किसी भी राज्य के जो है पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। इसमें जो है हम लोग स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना चैप्टर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 जो है क्या है, तो ये है शासन प्रणाली। तो आज जो है हम लोग जो है शासन प्रणाली चैप्टर जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो कौन सा जो है राज्य शब्द को जो है सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है एक निश्चित भूभाग के राजनैतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैतिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तो इसमें जो है राज्य शब्द का जो है सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित कर रहा है, तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है, इसको जो है राज्य कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे। तो राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व है। तो राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व जो है कौन कौन है, तो पहला है व्यक्ति या जनसंख्या जिसको जनता कहते हैं, दूसरा है सरकार या सत्ता, तीसरा है निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग और चौथा है संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है, तो संप्रभुता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत के संप्रभुता के संबंध में कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। सेकंड कथन दिया हुआ है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये सही है। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो ये गलत है। तो इसमें जो है सही कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में जो है संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धति होती है।
पहला संसदात्मक और दूसरा अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 5, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, तो संसदात्मक सरकार जो है ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम जो है ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का अरबी भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, तो भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। क्वेश्चन नंबर 9, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर ही सीमित है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजते हैं, तो इसमें से जो है पूछा था कि कौन सही है, तो इसमें जो है दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो इसमें जो है कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है संसदात्मक सरकार, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है अध्यक्षात्मक सरकार, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है स्वतंत्र न्यायपालिका और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है संघात्मक सरकार। तो भारतीय संविधान की विशेषता जो है कौन नहीं है, तो अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है, तो भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में इसमें जो है कौन सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है संसदीय पद्धति की सरकार, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है संघीय नीति और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो इसमें जो है कौन सही नहीं है, तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार जो है इसमें सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो भारत में जो है संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, आर्टिकल 75(3) के तहत। तो संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के प्रति संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तो भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है संस्थागत रूप में निहित है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है जब तक मंत्रियों को संसद का यह विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो इसमें पूछा था कि संसदीय शासन प्रणाली में कौन सा सिद्धांत जो है संस्थागत रूप से निहित है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये सही है। और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो शासन प्रणाली की समानता दो पद्धति होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों के न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो मंत्रिमंडल स्वरूप के सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को जो है कौन अभिव्यक्त करता है। तो सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होता है राष्ट्रपति में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है।
तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये तीनों जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। सेकंड कथन दिया हुआ है भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है चारों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो कौन सा विशेषता जो है भारतीय राजतंत्र का नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एक संविधान संगत सरकार। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है लोकतांत्रिक सरकार। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है विधि का शासन और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है सत्तावादी सरकार। तो कौन सी विशेषता जो है भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सत्तावादी सरकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो संवैधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो अभी कथन दिया हुआ है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कथन दिया हुआ है भारत का अपना एक संविधान है। तो इसमें जो है अभी कथन और कथन दोनों सही है, लेकिन आर ए का जो है सही व्याख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें सुशासन की विशेषता नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जवाबदेही। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पारदर्शिता। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कानून का नियम और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है लाल फीता शाही। तो लाल फीता शाही जो है सुशासन की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यह वक्तव्य जो है कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों को समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसमें जो है कौन भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कल्याणकारी राज्य। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है समाजवादी राज्य। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है राजनैतिक समानता और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है साम्यवादी राज्य। तो भारतीय संविधान का जो है दर्शन इसमें कौन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भारत एक कुलीन तंत्र है और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो भारत जो है एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है? तो कौन एक जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है? तो एकल कार्यपालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इसमें जो है कौन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। तो लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है। गणतंत्र का आशय क्या होता है यह अर्थ इसका? तो राष्ट्र का जो है प्रधान निर्वाचित होता है और वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का एक अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किनसे बी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किनसे बी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो संसदीय शासन प्रणाली भारत की एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु इसमें कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सामूहिक उत्तरदायित्व। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है न्यायिक समीक्षा। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो इसमें जो है अंतर का बिंदु है न्यायिक समीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। और कारण दिया हुआ है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, कथन और कारण दिया हुआ है इसमें भी। तो कथन दिया हुआ है भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। और कारण दिया हुआ है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो भारत में
वादिता व्यवहारिक नहीं है, तो ये सही है। और भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो कौन सी अनिवार्य विशेषता है कि जो यह दर्शाता है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्ण रूप से लिखित संविधान। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एकहरी नागरिकता। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण जो है इसमें कौन नहीं है? तो एकहरी नागरिकता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लिखित संविधान। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कठोर संविधान। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है संविधान की सर्वोच्चता। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति। फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। और सिक्स ऑप्शन में दिया हुआ है राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। और सेवन ऑप्शन में दिया हुआ है संविधिक संकट। और 8 में दिया हुआ है एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें पूछा है कि कौन से जो है एकात्मक तत्व पाए जाते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व पाए जाते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संविधिक संकट। ये तीनों जो है एकात्मक तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 6 और 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो कौन सा जो है भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है राज्यपालों की नियुक्ति। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है न्यायिक पूर्णावलोकन। फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है अखिल भारतीय सेवाएं। और सिक्स ऑप्शन में दिया हुआ है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में जो है कौन एकात्मक तत्व है? तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब जो है एकात्मक तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो संघीय व्यवस्था से संबंधित कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तो ये दोनों जो है भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित कथन, इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है ये दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। और कारण दिया हुआ है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ये इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का जो है स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो कथन दिया हुआ है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है से, और कारण दिया हुआ है लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है?
तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किए थे महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है, भारत की संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। और कारण दिया हुआ है, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का जो है सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये पॉलिटी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।